हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिज़िक्स के एक नए सेशन में आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे फिज़िक्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है और फिर प्रकाश के स्रोत क्या हैं, उसके गुण क्या हैं और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रकाश के परावर्तन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या है। जैसा कि अगर हम सभी लोग जानते हैं, अगर अंधेरे में कोई वस्तु रखी है तो हम उसको नहीं देख सकते। यदि हम वहाँ पर कोई मोमबत्ती या टॉर्च जलाते हैं, तब टॉर्च से निकली हुई विकिरण जब उस वस्तु पर पड़ती है तो उससे टकराकर हमारी आँखों में जो विकिरण पहुँचती है, तब हम उसी के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब देख पाते हैं या उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो सीधा सीधा समझेंगे प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। सबसे पहले हम समझें तो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है और जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर हम सीधा सीधा समझें, यदि प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु का ये नहीं पता कर पाएंगे कि वस्तु का रंग क्या है, वस्तु किस आकार का है। किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए अथवा देखने के लिए वहाँ पे प्रकाश का होना अति आवश्यक है। तो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है और जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रकाश हमें मिलता है। प्रकाश के स्रोत क्या हैं। तो प्रकाश के बेसिकली दो स्रोत हैं, एक आपका नेचर, एक आपका आर्टिफिशियल। मतलब कुछ आपके प्राकृतिक स्रोत हैं और कुछ आपके कृत्रिम स्रोत हैं। और इन्हीं स्रोतों के आधार पर वस्तुओं को डिवाइड भी किया गया है। जैसे हम बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो समझेंगे हम इन सबको भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुओं के प्रकाश के स्रोत के आधार पर, या हम पहले समझ लेते हैं प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत हैं। एक आपका है प्राकृतिक स्रोत, एक आपका प्राकृतिक स्रोत, दूसरा आपका है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे हम बात करें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। एक जीव भी इसी में होता है, इसका नाम है जुगनू आदि।
ये सभी प्रकाश स्रोत कैसे हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। जैसे आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गए, मंदाकिनियाँ हो गई, ये सभी चीज़ें जो हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आते हैं। कृत्रिम प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका निर्माण मनुष्यों द्वारा या मानव द्वारा किया गया है। ये सोर्स या ये स्रोत कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, दीपक इत्यादि, ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित हैं या मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, वे प्रकाश स्रोत कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, दीपक इत्यादि। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इन्हीं प्रकाश स्रोतों के आधार पर वस्तुओं को कैटेगराइज किया गया है, मतलब दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे हम देखें स्पेशल दो तरीके से अगर हम देखें, एक हमारा प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। और भी वस्तुओं के प्रकार हैं, जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। तो हम यहाँ पे दो चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं। ये प्रकाश के स्रोत के आधार पर बांटे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका स्वतः का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जिनका स्वतः का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। स्वतः का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात हम अगर इसको कहना चाहें, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, आदि। इसी में आपका आ जाएगा जुगनू भी। जुगनू भी आपका क्या है? उसका स्वतः का प्रकाश होता है, तो भी हमारा आएगा किसमें? प्रतिदीप्त वस्तुओं में। दूसरा हमारा है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसको समझते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, या ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, अर्थात दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, अर्थात दूसरे वस्तुओं के
प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वह वस्तुएं जो दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम प्राकृतिक वस्तु में देखें तो एक हमारे पास है चंद्रमा। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य और तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा दीवार, लकड़ी आदि ये वे वस्तुएं हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है। जब इन पर किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश को आपतित कराते हैं या गिराते हैं तब ये प्रकाशित होती हैं और तब ये हमें दिखाई देती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? प्रकाश के स्रोत और प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत के बारे में और प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश की क्या प्रॉपर्टी है या क्या गुण है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश का गुण। अगला टॉपिक प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण में हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा में चलता है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि प्रकाश कैसा चलता है। प्रकाश सरल रेखीय गति करता है। प्रकाश सरल रेखीय गति करता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। जैसा कि अगर हम समझें तो प्रकाश जो है सूर्य से विकिरणों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो रास्ते में हमारा कहीं पे भी कोई भी माध्यम नहीं मिलता है। जब हम अपने समताप मंडल में पहुंचते हैं तब यहाँ पर हमें कुछ माध्यम मिलते हैं जिससे प्रकाश होकर पृथ्वी पर पहुंचता है। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं माध्यम हो तब भी प्रकाश गमन कर सकता है, लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए? समांग माध्यम। प्रकाश को चलने के लिए समांग माध्यम की आवश्यकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी चल सकता है या प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश का निर्वात में चाल। प्रकाश का निर्वात में चाल,
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला पॉइंट हम देखें, प्रकाश जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और अगला पॉइंट देखें, प्रकाश के तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है, तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ये 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन, या कहीं कहीं आपको मिलेगा 4000 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है। तो प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश सरल रेखा में चल सकता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन लगभग होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम समझेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश की क्या प्रकृतियां हैं या कितनी प्रकृतियां हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के या प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की दो प्रकृतियां हैं, एक तरंग प्रकृति है और एक कण प्रकृति है। प्रकाश की दो प्रकृतियां हैं, प्रकाश की दो प्रकृतियां हैं, एक आपका है कण प्रकृति, दूसरा हमारा है तरंग प्रकृति। कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। कण प्रकृति द्वारा जो है हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, आदि की व्याख्या करते हैं। प्रकाश के कण प्रकृति द्वारा हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या करते हैं। लेकिन तरंग प्रकृति द्वारा हम प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण आदि की व्याख्या करते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है, हम प्रकाश का जो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये हम प्रकाश के अनुदैर्ध्य गुण से अध्ययन करते हैं, या फिर हम कहें प्रकाश के अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा जो है इन प्रॉपर्टीज़ का हम व्याख्या करते हैं या अध्ययन करते हैं। और जो ध्रुवण हमारा है, ये पढ़ने के लिए हमें प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंग होना चाहिए, या फिर हम कह लें प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग द्वारा हम प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करते हैं, और प्रकाश के अनुदैर्ध्य द्वारा या अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा हम
परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि का हम व्याख्या करते हैं या इनका हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पहले टॉपिक के बारे में, प्रकाश के परावर्तन। यहाँ पर हम प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है इसमें पहले पॉइंट को हम देखेंगे या पहले टॉपिक को देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, कैसे कोई प्रकाश किरणें किसी समतल पर गिरती हैं तो कैसे परावर्तित होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के या प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यदि हम प्रकाश को किसी समतल, पालिशदार अथवा चिकने तल पर गिराते हैं या आपतित कराते हैं तो प्रकाश का ज़्यादातर भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब जहाँ से हमने प्रकाश को उस समतल चिकने तल पर गिराया था, आपतित कराया था, उसी माध्यम में ज़्यादातर भाग प्रकाश का वापस लौट जाता है। प्रकाश की ये जो घटना है इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझते हैं, यहाँ पे हम फिगर द्वारा एक डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कोई समतल पृष्ठ है, चिकनादार या पालिशदार तल हम कह सकते हैं। इस पर हम एक प्रकाश किरण को आपतित कराएंगे तो इसका कुछ भाग यहाँ पर रुककर ज़्यादातर भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा और ये घटना जो कहलाएगी वो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जो किरणें समतल पर आकर आपतित होती हैं या गिरती हैं उन किरणों को हम कहते हैं आपतित किरण, और जो किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं उन किरणों को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब रहता है या अभिलंब डाला जाता है या जो लंब डाला जाता है उसको हम कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण। जो किरण समतल पृष्ठ पर गिरती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। जो किरण समतल पृष्ठ पर आपतित होती है या गिरती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण समतल से या चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब यहाँ पर देखते हैं आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर, ये जो बिंदु है जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम कहते हैं क्या? आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है इसको कहेंगे हम आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। और यहाँ पर देखते हैं जो आपतित किरण और अभिलंब इनके बीच में कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। और आपतन कोण को हम I से लिखते हैं और परावर्तन कोण को हम R से लिखते हैं। ये कोण हमारा है आपतन कोण
और ये हमारा है परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसको हम आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक आपतित किरण AB है, परावर्तित किरण VC है, और बिंदु B पर जो हमारा आपतन बिंदु है उस पर एक लंब डाला गया है VN, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। तो परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश बिंब किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम घर पे भी प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने जो लिखा है कि अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, मतलब यहाँ पर अगर हमें समझना है तो जब भी हम परावर्तन पढ़ेंगे तो परावर्तन में हमारा जो भी किरणें आपतित हो रही हैं वो उतनी चमकदार किरणें जो है परावर्तित नहीं होती हैं। मतलब यहाँ पे हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि कुछ जो भाग होता है इस प्रकाश किरण का, यहाँ पर जिस जगह पर वो आपतित होता है वहाँ पर रुक जाता है या उस माध्यम पे रह जाता है। बाकी ज़्यादातर भाग जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये बात खास करके देखते हैं कि जब कोई प्रकाश पॉलिशदार या चिकने तल पर आपतित होता है या गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उस माध्यम में वापस लौटता है, ना कि पूरा भाग। इस बात को विशेष करके ध्यान रखना है। ज़्यादातर भाग उस माध्यम में वापस लौटता है, कुछ भाग वहाँ पर रुक जाता है। अगर इसको हम समझना चाहें तो घर पर हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। घर पर मिरर पर टॉर्च से एक बार दीवार पर हम नॉर्मल टॉर्च को जलाएं, उसके बाद हम उसी जगह पर किसी मिरर द्वारा प्रकाश के किरण को आपतित कराएं और दोनों के चमक को कैलकुलेशन करें तो हम पाते हैं जो पहली बार में टॉर्च दीवार पर आपतित कराया गया उसका चमक कुछ दूसरा है, और जब हम मिरर द्वारा जो है प्रकाश किरण को वहाँ पर आपतित कराए हैं उसका चमक उससे कुछ कम है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि कुछ भाग जो है प्रकाश का उस मिरर पे रुक गया या उस माध्यम पर रुक गया। इसीलिए हम कहते हैं ज़्यादातर भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, लेकिन कुछ भाग जो है वहाँ पर रुक जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं डेफिनेशन में कि प्रकाश जब कोई पॉलिशदार या चिकने तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उस माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे हम प्रकाश की या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस या जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम दिए गए हैं। पहला नियम समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
प्रकाश के परावर्तन के नियम। होता क्या है इसको देखते हैं। दो नियम हैं। पहला नियम समझेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यहाँ पे है हमारा, आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ पे समझते हैं, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण I बराबर कोण R। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक से। धन्यवाद।